बंदर की पिटाई। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम था चिंकू। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा कि चिंकू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। इस पर चिंकू कहता है, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इस पर शेर सिंह कहता है, इसलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं, तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। इस पर चिंकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में ना तो पेड़ थे जहाँ से वह फल तोड़कर खा सके और ना उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लट्टू लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वो टोकरी में से निकलकर फल खाने लगता है। वहीं दुकान के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे जोर से नींद आ रही थी, वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी के अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वो देखता है कि कुछ फल आधे कुतरे हुए थे तो कुछ पूरे। उसे पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा भी पड़ा हुआ मिलता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है। वो चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार कहता है, देख भाई, ये बंदर मुझे बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़कर ले जा। मदारी चिंकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंकू को रोज मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब भी सिखा दिए। मदारी चिंकू से कहता है, एक दिन, सुन, मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है, कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी, अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी तेरी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वो थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिंकू रात को रोता रहता था, उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंकू कहता था कि काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था, फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया ने कहा, अरे ये तो अपने जंगल का चिंकू है, चिंकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया कहती है, क्यों चिंकू भाई, क्या हाल है? यह कहकर सारी चिड़ियाएं हंसने लगती है। इस पर चिंकू कहता है, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ़ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वो उस समय कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया कहती है, चिंकू, मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी सब जानवरों ने माफ़ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारी रस्सियाँ को काटकर तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था,
चिड़िया अन्य चिड़ियाओं के साथ आई और चिंकू की रस्सियों को काट दिया। चिंकू वहां से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने पंचायत में सबसे माफी मांगी। अब वो ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। नन्ही परी और गरीब लकड़हारा। परियों की एक अलग ही दुनिया थी जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर था जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी। वही जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी के जादू से पूरी दुनिया बसाई थी परियों ने। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी। रानी परी की एक छोटी सी बेटी थी, खुशबू। वह पूरे दिन परी लोक में उड़ती रहती थी। खुशबू के पास एक छोटी सी छड़ी थी जिसे वो जब भी ऊपर करके कहती मुझे आसमान में ले चलो, तो वो आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर से देखने पर परी लोग बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वो नीचे की ओर जाती है तो देखती है वो परीलोक से पृथ्वी की ओर जा चुकी है। खुशबू बहुत डर जाती है। वो वापस परीलोक के लिए मुड़ती है, तभी वो एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से उसकी छड़ी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियाँ भी कुछ देर में ख़त्म हो जाती थी। इसलिए वो नीचे उतर आती है धरती पर। खुशबू जब नीचे आती है तो वहाँ एक जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है। वो एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती तब वो रोने लगती है। दूसरी ओर खुशबू के ना मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वो अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशबू परी के रोने की आवाज़ सुनकर पास ही एक घर में एक लकड़हारा की पत्नी जाग जाती है। वो अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा मोहित कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर न जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चले जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित कहता है, रुको पिताजी मैं जाकर पूछता हूँ। इस पर लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा। मोहित कहता है, पिताजी वो कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए। मोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो और रो क्यों रही हो, वो उससे पूछता है। इस पर खुशबू परी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। वह वहाँ से जाने के लिए लगती है, तभी मोहित उसे रोकता है। रुको परी रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इस पर खुशबू परी कहती है, मुझे माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। तो मोहित उससे कहता है, मेरी माँ कहती है कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिताजी खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर खुशबू परी कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती। मोहित उसे कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना, अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं,
तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। इस पर खुशबू परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है, खुशबू तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। खुशबू बहुत खुश होती है। मोहित की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर खुशबू कहती है, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ खुशबू की छड़ी ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। खुशबू यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो रोने लगती है। यह देखकर मोहित और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी वो छड़ी नहीं मिलती तो वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था तभी मोहित की नज़र पास में ही सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वो सोने की तरह चमक रही थी। मोहित उसे देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसे परी ने बताई थी। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में जब सुनार से पूछता है तो सुनार कहता है, भाई कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है ये छड़ी। इस पर लकड़हारा उस सुनार से कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी ज़मीन ले लो। सुनार मान जाता है। वो लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊँगा, तू मकान खाली कर दियो, ले ये छड़ी ले जा। मोहित छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। मोहित खुशबू को वो छड़ी दे देता है। खुशबू छड़ी पाकर बहुत खुश होती है और वो कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मैं मिलने भी आऊँगी। मोहित की माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। तीनों मिलकर खुशबू परी को विदा करते हैं। खुशबू परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर और ज़मीन सब चला गया था। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहाँ से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में कर लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पास ही के जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगा। दूसरी ओर जब खुशबू वापस परीलोक में पहुंचती है तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। खुशबू अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन खुशबू अपनी माँ रानी परी और अन्य परियों के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रानी परी अपनी सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर रानी परी के पास पहुँचते हैं। रानी परी को सारी बात का पता लगता है। तब रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब मोहित की माँ कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। यह आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। रानी परी अपने सिपाहियों को भेजकर सुनार को छड़ी से 2 गुना सोना भेजकर मकान और ज़मीन छुड़वा लेती है। मोहित और उसके परिवार को वापस अपना घर मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। रानी परी कहती है,
ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। इस पर मोहित की माँ ने कहा, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। तब रानी परी कहती है, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और हाँ, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार अब बहुत मज़े से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफ़ी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे। किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरन व कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरन पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज़ थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरन ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरन शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो वो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरन का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर कछुए को उसमें लेकर घर की तरफ जाने ही वाला था कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उस हिरन और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरन को देख झूम उठा और कहने लगा, वाह, यहाँ तो हिरन मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफ़ी होगा। उसने वो कछुआ वाला जाल नीचे रखकर हिरन के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया। वो कछुए को आज़ाद कर दिया। फिर वो कछुआ धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आज़ाद देखा तो ज़ोर से काँव काँव करके उड़ गया। हिरन भी उठकर तेज़ी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन मसोसते हुए कछुए के पास लौटा तो वहाँ कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता में बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। अगर हम सब एक होकर काम करें तो वो काम ज़रूर सफल होता है। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी को निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थीं, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि राजा रामधन को पकड़कर जो उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम इसी जगह के लगते हो। क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं।
यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा ही होता है। भोलू हाथी की कार। एक बार की बात है, भोलू हाथी नाम का एक हाथी जंगल में रहता था। वो जंगल में रहना नहीं चाहता था। जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था, उस पर वो सुंदर और चमकीली कारों को आते जाते देखता था। उसका बहुत मन करता था कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वो जंगल के पास वाले रोड के पास खड़ा था। तभी उसके पास में एक कार आकर रुकती है। कार में 2 लोग सवार थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है। तभी उन्हें एक हाथी नजर आता है। वो उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी भोलू उनके सामने आ जाता है। वो धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखता है। फिर वो उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करता है। दोनों भोलू हाथी का इशारा समझ जाते हैं और समझकर उसका इशारा गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद भोलू गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का देने लगता है। वह धीरे धीरे उन्हें निकाल देता है। पास ही में गाड़ी ठीक करने की गैरेज थी। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके लिए केला ला दें? यह सुनकर भोलू गाड़ी के चारों ओर घूमने लगता है और गाड़ी पर बार बार सूंड मारने लगता है। उन दोनों में एक सेठ जी ने और दूसरा उनका नौकर था। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें यह कार चाहिए क्या? यह सुनकर भोलू हाँ में सूंड हिलाने लगता है। सेठ जी भोलू से कहते हैं, तुम जाओ, बहुत जल्दी हम यह गाड़ी तुम्हें देने आएंगे। भोलू मुड़कर जंगल की ओर वापस चला जाता है। तब सेठ जी का नौकर कहता है, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? वो कौन सा हमें पकड़ लेगा? बेकार ही इतनी महंगी गाड़ी उसे दे रहे हैं। सेठ जी ने कहा, अगर वो चाहता तो हमसे ये गाड़ी छीन भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की है। यह कहकर सेठ जी गैरेज में चले जाते हैं। वहां के इंजीनियर को कुछ समझाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोलू नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। भोलू दौड़कर रोड पर आया तो देखा सेठ जी गाड़ी के साथ खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को लंबा करा दिया था और एक बड़ा सा गेट लगवा दिया था, जिससे भोलू उसमें चढ़ सके। आगे 2 बड़े बड़े डिब्बे जैसे रबर के बटन लगा दिए। पैर के आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती है, क्योंकि ये पैर के पेडल थे। सेठ जी ने गेट खोला। भोलू उसमें जाकर बैठ गया। अब वो पैर आगे पीछे करने लगा, जिससे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है। जैसे ही गाड़ी चालू होती है, भोलू को बहुत मजा आता है। वो गाड़ी को रोककर उससे नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर सेठ जी के पैरों को सूंड से छूता है, जैसे वो सेठ जी को धन्यवाद दे रहा हो। तब सेठ जी उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वे कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस तरह
भोलू का कार चलाने का सपना पूरा हो जाता है।